So very good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this video. आज we are going to cover cell chapter, है ना? जो कि is going to be beneficial for those who are preparing for CDS और NDA. जो भी CDS और NDA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। दूसरा चीज की डू वॉच इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। हर बार मैं बोलता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि डू वॉच इट 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद स्किप किया करो या उसके बाद डिसीजन लिया करो कि वेदर इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट या फिर गोइंग टू गिव यू अ बेनिफिट, या तो इस वीडियो से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। 2 से 3 मिनट चांस देना है जो बता रहा है आपको। तीसरा चीज स्लाइड देख लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई स्लाइड है कैसी, ये देखो पूरा आई मेड इट, या मेरी टीम ने बनाया है, जिसमें हमने सिर्फ कोशिश किया है कि जो पूरा चैप्टर है वो कैसे कवर हो, विद क्वेश्चंस कवर किया जाए, है ना। अब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत नॉर्मल है। जो एक पहले तो हमने थ्योरी किया, उसके बाद क्वेश्चंस किया, ये बहुत नॉर्मल है। बट इसके लिए क्या चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ अबंडेंस ऑफ टाइम। और मेरे भाई टाइम की ही यहाँ पे हमारे पास कमी है, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो हर एक दिन में हर एक चैप्टर कवर करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब भी मैं चैप्टर कवर करा रहा हूँगा तो कुछ चीजें हम छोड़ देंगे, ऐसा होने वाली नहीं है। एवरी मिनट डिटेल्स वी आर गोइंग टू कवर। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें साथ चाहिए, दोज हु आर लिसनिंग और दोज हु आर वॉचिंग, उनको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे मेरा एफर्ट तो पूरा जा ही रहा है। सो ऐसे ही रहेगा विद क्वेश्चंस के साथ साथ हम पूरी थ्योरी भी करेंगे एंड कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में एक चैप्टर। सो एज सुन एज बायोलॉजी हम खत्म कर देंगे। हो सकता है कि जितने चैप्टर्स हैं कंप्लीटली उतनी ही हमें वीडियोज लगें बस, ठीक। तो ये रिवीजन के लिए इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं यार, है ना। तो सेल के क्वेश्चंस हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल थ्योरी। All cells are arise from pre-existing cell. The cell is the basic structure and functional unit of life. Cells can spontaneously generate from non-living matter. तो पहली बात, जो सेल है, this is only can be generated from living matter. Non-living matter नहीं है, तो this one is wrong. And all cells arise from pre-existing cells. ये सही है। अब इसका जो कंसेप्ट है वो आता कहां से, कि there are certain people जो सेल की डिस्कवरी जिन्होंने की, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी थ्योरी दी। कईयों ने बताया कि न्यूक्लियस आया, कईयों ने बताया साइटोप्लाज्म आया, कईयों ने बताया कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से एग्जिस्ट करता है। तो वो कुछ लोग थे, तो जैसे रॉबर्ट हुक, वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर। रॉबर्ट हुक ने बताया, रॉबर्ट हुक, देन वर्चो, स्क्लेडन एंड स्कीवान आए थे। स्क्लेडन एंड थोड़ी मैं फास्ट रहूंगा इसमें, यू कैन टेक इट एज अ रिवीजन पर्पस, या इफ यू आर रीडिंग इट या फिर इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो भी ये सही होने वाला है। एंड रॉबर्ट हुक्स, वर्चो, स्क्लेडन, स्कीवान, और एक हाँ चलिए, तो इतना तो बहुत है। वर्चो ये कहते हैं कि ये इन्होंने ही कहा था जो सेल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल से दे फॉर्म। स्क्लेडन एंड स्कीवान ने सेल थ्योरी दी थी, एंड रॉबर्ट हुक ने बताया था कि ये सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने बताया था, या डिस्कवरी इन्होंने फर्स्ट टाइम किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और बहुत सारे भी हैं, रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस बताया था, एंड ऑन। So these are about cell theory. सेल थ्योरी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डिस्कवरी में हेल्प करी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। तो अगर मैं ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो जो 3 है, अगर इट इज इनकरेक्ट तो हमारे 3 ऑप्शन अपने आप ही कट जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनिल्स हैव देयर ओन डीएनए। खुद का डीएनए किसके पास रहता है। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिल्स होते क्या है, जैसे हमने सेल को देखा,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट अब आ रहा है। वो तो पहला तो चलो इट्स लाइक अ ट्रायल बॉल, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पिक्चर। ऑर्गेनील्स होते क्या है? जैसे सेल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनील्स कहते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा सेल मुझे खत्म कर देना चाहिए, है ना। अब फिर हम कंप्लीटली आगे बढ़ेंगे। फर्स्टली आई हैव टू कंप्लीट दिस सेल। सेल है, सेल के बाहर एक लेयर रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। जैसे हमारे घर के बाहर एक गेट बना रहता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही सेल वॉल है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को। अच्छा, सेल को कई ऐसे, जैसे प्लांट्स में तो सेल वॉल है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। देखो सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है? हेल्पर। जब हमने मानो ऐसा कि तुम सेल देखने के लिए गए, सबसे पहली लेयर तुम्हें मिली एनिमल सेल में। सेल वॉल कहां दिखती है? या तो प्लांट्स में होगा या तो एनिमल्स में। नहीं, बिल्कुल नहीं, एनिमल्स में मेरे भाई सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है? प्रोटीन्स और लिपिड से। अरे प्रोटीन और लिपिड, अब ये क्या है? बताते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। ये जो सेल वॉल है मेरे भाई, ये इसको या तो प्लांट से बनेगा या फंगाई से। प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है या फंगाई में देखने को मिलता है या बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये तीन चीजों में हमें सेल वॉल देखने को मिलता है। कहां कहां? प्लांट्स में, फंगाई में या बैक्टीरिया में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट, अच्छा किसका बना रहता है ये भी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। पहले उससे पहले जान लो कि ऑर्गेनील्स और क्या क्या है। अच्छा, इसके अंदर अभी हम घुसे ही नहीं है तो ऑर्गेनील्स आएंगे कहां से? ये तो जब हमने पहली बार सेल को देखना शुरू किया तो ये हमें दिख रहे हैं क्या? सबसे आउटर लेयर। जब हमने प्लांट सेल को देखा तो सेल वॉल दिखी। जब हमने एनिमल सेल को देखा तो सेल वॉल नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई। तीसरा, अंदर गए तो जब सेल वॉल नहीं थी एनिमल सेल में तो क्या था? लेकिन फिर भी एक कवरिंग दिख रही थी। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी है। और ये सेम सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को कहां मिल जाती है? प्लांट सेल में देखने को मिल जाता है। अच्छा एक मिनट, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है, सही चल रहा है सब कि नहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई सही है, ठीक है। अब अंदर गए तो हमें क्या मिलता है? एक यहाँ पे एक कंप्लीटली, जब हम अंदर घुसते हैं तभी हमें एक वाटरी सब्सटेंस हमें देखने को मिल जाता है कंप्लीट सेल में, जो कि भरा रहता है। और इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब पानी पानी हमें देखने को मिलता है। अंदर जाते ही तुम्हें पानी पानी ऐसा लगा जैसे तुम तैरने लग गए हो, है ना। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जब हमने बीच में देखा तो बीच में हमें क्या दिख रहा था? न्यूक्लियस दिख रहा था। बीच में हमें क्या दिख रहा था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कहता है कि न्यूक्लियस मेरे पास डीएनए और राइबोसोम मेरा खुद का है। डीएनए और राइबोसोम। अब यहाँ ये क्या होता है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो ऐसा है कि मैंने इसे कहता है कि मेरे पास न्यूक्लियस हूं मैं, मेरे पास डीएनए और राइबोसोम खुद का है। डीएनए तो हमें फिर भी मालूम चलता है कि खून, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट ये राइबोसोम क्या है? अच्छा, मैंने पूछा फिर न्यूक्लियस तुम्हारा काम क्या है? कहता है कि मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता हूं। क्या कैरी करता हूं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता हूं तो मेरे पास क्रोमोसोम है। अब क्योंकि मेरे पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। ये क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि सारी, बट कुछ इंफॉर्मेशन पेरेंट से किसमें ट्रांसफर हो जाती है? बच्चों में, चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। वो कहां से? वो होता है हमारा न्यूक्लियस की वजह से, है ना। अच्छा, हमने कहा चलो डीएनए से तो हमें ये मालूम चल गया कि भाई तुम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हो। क्रोमोसोम है तुम्हारे पास जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्रोमोसोम का भी टाइप है लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, तो उसमें जाने की कोशिश थोड़ा कम करते हैं, आगे चलते हैं। तो डीएनए है और राइबोसोम। मैंने कहा राइबोसोम क्या है? फिर तो राइबोसोम ऐसा है तो तुम्हारे बगल में दिख रहा होगा क्या? मैंने कहा, कहते कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। मैंने कहा अरे हाँ 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 भाई रे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है।
कहता बस यही बनाते हैं। तो मैं गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, इसको हम ईआर कहते हैं। तो मैं पूछा भैया भैया कह रहे हैं न्यूक्लियस कि तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा अच्छा तो काम का है तुम्हारा? तो कहता कि ट्रांसफर का काम है। क्या ट्रांसफर का? बस ट्रांसफर का काम है, क्या है ये ना पूछो। कैसे कहां से कहां ट्रांसफर कहते हो? कहता न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का काम किसका है? ईआर का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो मैंने कहा अकेले कर लेते हो यार तुम तो बड़े मतलब है। कहता अकेले नहीं हो पाता है मेरे भाई, ट्रांसफर का काम है, ले आना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो मैंने 2 मेरे बेटे हैं वो काम करते हैं। मैंने कहा कौन कौन से भाई? कहता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, बनाता है। तो ये जो यहाँ न्यूक्लियस में डीएनए था, राइबोसोम, उसकी सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए रफ है क्योंकि राइबोसोम बनाता है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? फैट्स और लिपिड्स ये बनाता है, सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे शरीर में कई कई बार ऐसी हमारी पॉइजनस चीजें जाती हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम क्या रहता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, ये देखो सेल मेम्ब्रेन कनेक्ट किया करो चीजें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने राइबोसोम और फैट और लिपिड्स बनाया। जब हमने सेल मेम्ब्रेन देखा तो उसमें भी यही था, प्रोटीन्स और लिपिड्स। और तो ये प्रोटीन्स और लिपिड कहां से आ रहे हैं? एक्चुअल में जब ईआर बनाता है तो इसको यूज करता है सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर में। अच्छा, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम एक्चुअल में प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या? राइबोसोम। तो यहां तक समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा भाई बहुत सही यार, बहुत सही, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो। जब तुम बना रहे हो तो कोई स्टोर करने वाला भी चाहिए, है ना? मैंने बस रैंडमली ऐसे पूछा। कहता बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, तुम कहां से तुम आए हो, हर चीज जानते हो थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में। अरे कृपा है भगवान की, हम तो क्या ही जानते हैं। तो यहाँ पे कहते भैया हैं हमारे बगल में। कौन? कहते गोलजी भैया, गोलजी अपार्टस। तो गोलजी अपार्टस का काम क्या है? सेल में ही, सेल ऑर्गेनिल ही है। गोल्जी अपार्टस का काम क्या है? गोल्जी अपार्टस का काम है कि पहली बात तो गोल्जी का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो बिल्कुल गलत है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम नहीं होता है गोल्जी अपार्टस के पास। तो ये 1 और 2 इज द आंसर। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए और राइबोसोम होना मुश्किल है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। इट्स इन गोल्जी। गोल्जी के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में नहीं है। तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 और 3, बट लेट अस चेक इट आउट। क्लोरोप्लास्ट में है भाई, ठीक। अच्छा, ये अगर हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, सेकंड में एक बार चेक भी कर लेना। बाकी वी आर कवरिंग इट फ्रॉम हियर, देख लो। तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज करता है और पैक करता है, जो भी ईआर बना रहा है उसको स्टोरेज करेगा, पैक करेगा, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? गोल्जी कर रहा है। अब लाइसोसोम क्या होता है? देखो, लाइसोसोम प्लांट्स में 90% एरिया कई बार कवर कर जाता है। कुछ प्लांट्स में या मोस्टली प्लांट्स में 90% एरिया कवर कर रहा है, और एनिमल्स में नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, स्मॉल इन स्ट्रक्चर रहता है। प्रोवाइड क्या करता है? रिजिडिटी या टफनेस प्रोवाइड करता है। अब प्लांट्स को तो रिजिडिटी चाहिए, बट एनिमल्स आर बिकॉज फ्लेक्सिबल, इसलिए इतना एनिमल्स में इसको ढूंढना मुश्किल है, मतलब नॉर्मल है ये, एज लाइक अदर ऑर्गेनिल्स। लाइसोसोम अंदर वन इज, अच्छा लाइसोसोम हो गया। तो हमने कहा वाओ, आगे बढ़े जब हम, तो हमें मिला क्लोरोप्लास्ट मिला हमें। जब क्लोरोप्लास्ट मिला तो मैंने पूछा भाई क्या काम है क्लोरोप्लास्ट आपका? क्या कहते पता है? भाई साहब कहते कि मेरा काम है टू प्रोवाइड कलर
तो मैंने कहा अपने यार तो शरीर में तो कोई कलर ना दिख रहा है, हरा हरा लाल पीला नीला। कहता इसीलिए मैं एनिमल सेल में नहीं हूं, एनिमल सेल में नहीं हूं, मैं सिर्फ प्लांट सेल में हूं, मैं सिर्फ कहां हूं, प्लांट सेल में हूं। तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। अरे क्लोरोप्लास्ट में था यार कि वो था क्लोरो, क्योंकि क्लोरो, क्रोमो और इलायो है, तो क्लोरोप्लास्ट तो उसमें है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में है सेल ऑर्गेनिल, बट किसी के अंदर अंदर में आता है ये। क्या था यार, एक मिनट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, कई बार अटक जाते हैं अपन यार। इसीलिए एक वो होना जरूरी है कि अगर मेरे पास टॉपिक्स अगर गिवन हो तो सही रहता है ना। नहीं तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना। वैक्यूल्स, हाँ वैक्यूल्स तो, अरे वैक्यूल्स तो है ही यार, वैक्यूल्स तो न्यूट्रिएंट वर्ल्ड, ये प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, क्लोरो, हाँ यस क्लोरोफिल इट इज। मैं क्रोमोप्लास्ट कह रहा हूं मेरे भाई, क्लोरो, देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो है, लेकिन वो क्लोरोफिल के अंदर है। क्लोरोफिल से जब पूछा गया तुम क्या करते हो, क्लोरोफिल से जब पूछा गया तुम क्या करते हो, तो कहता है कि कलर प्रोवाइड करता हूं, है ना। अब क्लोरोफिल में ही सब टाइप्स हैं, उसमें आता है क्रोमोप्लास्ट। यही तो यार मैं सोचूं कैसे हो सकता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, क्लोरो और इलायो, क्लोमो, क्लोरो और इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है या फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट इसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, किसे कलर, फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। देखोगे येलो, ऑरेंज, ग्रीन, है ना, ऑरेंज ग्रीन, ये सब कौन है प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। तो इलायोप्लास्ट क्या करता है, इलायोप्लास्ट इज फॉर द स्टोरेज पर्पस, स्टोरेज पर्पस। इसमें इलायोप्लास्ट में एल्यूरो, जा निकलो यहां से, बाहर जाओ, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो, एल्यूरो एंड इलायो, एमाइलो, इलायो एंड एल्यूरो, एल्यूरो, एमाइलेज। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है कि प्रोटीन्स किसमें, तो खैर इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, फैट और लिपिड को स्टोर करने वाला काम क्या करता है, इलायो करता है। एल्यूरो, एल्यूरो और एल्यूरो, इलायो, एमाइलो, ओके। एमाइलो इज फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का स्टोरेज ये करता है, प्रोटीन का। एल्यूरो करता है स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज। तो ये आ जाता है हमारा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल आता है। अच्छा अब लास्ट में एक दो और ऑर्गेनेल बचा है, और बाकी अगर बचता है तो हम उसको कवर कर लेंगे। जब हम और आगे बढ़ते तो हमें दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, कहता है कि मैं पावर हाउस ऑफ सेल हूं, पावर हाउस हूं सेल का, पावर हाउस ऑफ सेल। और क्या करता हूं, एटीपी जनरेट करता हूं, एडेनोसिन थाइफॉस्फेट, एटीपी जनरेशन का काम मेरा है, यानी पावर प्रोवाइड करना पूरे सेल का। और मेरे पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, जैसे गोल्गी अपैरेटस के पास है, ठीक। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपैरेटस 1 और 3। और मोस्टली हमने सेल ऑर्गेनिल्स कवर कर लिया, जो भी बाकी बचा होगा वो हम कवर आगे करेंगे। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, पेप्टिडोग्लाइकन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सेल वॉल की बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले तो। ये लो सेल वॉल, मैंने कहा था कि सेल वॉल हम करेंगे। अच्छा ऊपर ही करने, क्या जगह है क्या,
प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया, बिल्कुल जगह है भाई मेरे, इधर ही करते हैं। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के पास क्या है, सेलुलोज, सॉरी जो बैक्टीरिया सेल वॉल जो है किसके हिस्से बनी हुई है, तो प्लांट्स में सेलुलोज से, पेक्टिन्स और प्रोटीन, ये 3 चीज से। फंगाई में अपना चितिन से बनी हुई है, चितिन, फंगाई में चितिन से बनी है। एंड बैक्टीरिया में अच्छा एल्गी रह गया हमारा ना, अभी एल्गी कर लेते हैं। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड लास्ट एल्गी, एल्गी में रहता है हमारा सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज का रहता है एल्गी में। वैसे मेनाटोनिन और गैलेक्टेंट्स भी रहता है, बट उतना ही याद रखो, ज्यादा बेटर है। तो बैक्टीरिया सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। सेलुलोज से नहीं, किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। सेलुलोज की तो प्लांट्स और एल्गी, उसमें किसमें, प्लांट्स और एल्गी में सेलुलोज की सेल वो है, सेल वॉल है। मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया, आप देखो यार बहुत सिंपल है, जहां पे 1 नहीं है बस उसको तुम्हें करेक्ट करना है। तो इट इज ऑल अबाउट ऑप्शंस, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तो और इजी कर दिया है एग्जाम्स को बनाने वाली बॉडी ने, है ना, बहुत इजी कर दिया है कि बस आओ ले जाओ नंबर, ऐसा करके कुछ 1 और 2 देखो, जहां जहां 1 है उसको काट दो, 2 और 3 इज करेक्ट। तो मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया सही है। पेप्टिडोग्लाइकन से क्या बना रहता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। 1 मिनट भाई, ये थोड़ा सा मैं चार्जर लगवा दूं। खुशबू, खुशबू, खुशबू इधर आना थोड़ा प्लीज, अरे थोड़ा आना प्लीज जल्दी, मुझे ही करना पड़ेगा शायद यार, बंद करके करते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू अगेन, आप एक बार देख लेता हूं यार। हेलो हेलो हेलो, हाँ सो वॉइस इज क्लियर। अभी कहां पे थे हम लोग, हाँ रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमने पहले बार देखा था ना, जो किसमें थी, प्लांट्स में तो थी और एनिमल्स में भी जो थी वो क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। इट इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, बिल्कुल बिल्कुल, फॉस्फोलिपिड लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, मैंने कहा था इन 2 चीजों से बनेगी। बेसिकली इट्स अ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बना है तो सेल मेम्ब्रेन। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन इज रिजिड एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम चेंजिंग शेप। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। अगर थर्ड रॉन्ग है तो ये तीनों ऑप्शन जाते हैं, 1 और 2 इज करेक्ट। फोर्थ, फिफ्थ इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय देना चाहिए आप लोगों को भी पढ़ने का ना, बट यार इतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हें भी समय दूं, तो बस करते जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन विद 1 सेल, बिल्कुल सही बात है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, बिल्कुल सही बात है। एमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्युलर, नहीं मेरे भाई, इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बारे में जानते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम जो टॉपिक्स है ना वो बता ही देते हैं खुद से। जैसे अगर मैं यूनिसेल्युलर की बात करूं तो ये खुद से बता रहा है कि ये रिलेटेड टू सर्टेन सेल की बात है, सेल की बात है ना। तो अगर हम टॉपिक को ही ध्यान से समझें तो मोस्टली हमारा जो टॉपिक अंदर है क्या वो पता चल जाता है। तो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल। मल्टी मतलब मोर देन वन या मल्टीपल सेल। तो सिंगल सेल व्हेन परफॉर्म दी कंप्लीट, सॉरी यार क्या कह रहा था मैं, ये देखो बिल्ली आ गई बगल में इसीलिए ध्यान भटक गया। तो सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द एक्शन, परफॉर्म्स ऑल एक्शन। हमारे शरीर में जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है कि जब हम देखते हैं तो एनालाइज करते हैं तो क्या आता है, मल्टीपल सेल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बॉडी। क्यों, हर एक सेल का अपना अपना काम है। बट कुछ ऐसी भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिसमें जो एक सेल से सारे काम करती हैं, परफॉर्म्स एक्शन
ये देखो सिंगल सेल परफॉर्म एक्शन एंड यहाँ पे मल्टीपल सेल परफॉर्म्स एक्शन। अच्छा, ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक सेल का अपना अपना एक टास्क डिसाइड कर दिया जाता है, बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एमीबा, पैरामीशियम, एमीबा, पैरामीशियम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा यूनिसेलुलर है, और मल्टी सेलुलर में तुम्हारा आ गया ये भाई ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 6th one is diffusion and osmosis, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। डिफ्यूजन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर मैं सॉल्वेंट में देखूं तो ये भी सही है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ रिक्वायर एनर्जी, एटीपी, दोनों देखो ऐसा है कि नहीं रिक्वायर करते हैं। जो ऑस्मोसिस है वो तो करता है एक केस में, बट डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं करता है। क्यों, मैं बताता हूं। अब देखो डिफ्यूजन होता क्या है, काफी फास्ट हम कर रहे हैं भाई, मजा आ रहा होगा तुम्हें, मुझे लगता है पिक्चर की तरह चल रही होगी चीजें, पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इट्स लाइक रिवीजन भाई। डिफ्यूजन मतलब जब मूवमेंट होती है पार्टिकल की, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब हाई कंसंट्रेशन से लो मतलब, अब मानो ये पहाड़ है, इसका हाई कंसंट्रेशन ये रहा पीक, और लो कंसंट्रेशन ये रहा। तो अगर मैं यहां से, अब मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैंने पत्थर फेंका, कहां जाएगा, नीचे जाएगा ना, है ना। सेम ये तो हो गया गैसेस में, ये गैसेस में होता है। बट अगर यही चीज वाटर में होने लग जाए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, हमारा ऑस्मोसिस होता है। बट ऑस्मोसिस में दो हो जाता है, एक तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विच इज एक्टिव, सॉरी पैसिव मूवमेंट होती है, और एक मूवमेंट होती है एक्टिव। दो मूवमेंट है, एक पैसिव है और एक एक्टिव है। पैसिव में से तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल मूव करेगा, यानी अगर वाटर है और हाई कंसंट्रेशन है या लो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि अमाउंट ले लो, मैंने मानो यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है, तो यहां से यहां मूवमेंट होगी, देख रहे हो मूवमेंट यहां से यहां हो रही, यहां से यहां से यहां। तो ये क्या है, पैसिव है। पैसिव मतलब कि उसको एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपने आप मूव हो रहा है। जैसे अगरबत्ती, डिफ्यूजन की मैं एग्जांपल लूं तो अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती मानो ये अगरबत्ती है, तुमने जला दिया। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में इसका पार्टिकल नहीं है, तो यहां से उड़ के इन्वायरमेंट में जा रहा होता है ना, है ना। अगरबत्ती का जो धुआं है उठ के कहां जा रहा था, इन्वायरमेंट में। क्यों, इन्वायरमेंट में नहीं है का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पे तुम्हारे पास अगरबत्ती में हाई कंसंट्रेशन है, तो ये तो गैसेस का हो गया। ऑस्मोसिस में यही सेम चीज, जहां हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन जाता है उसमें एनर्जी नहीं लगने वाली है। डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि अपने आप ही मूवमेंट हो जा रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है ऑस्मोसिस में, जिसमें एक्टिव मूवमेंट होती है। एक्टिव मूवमेंट जिसमें, जैसे आरओ का वाटर हमने यूज किया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाटर यूज किया है, उसमें क्या करवाना पड़ता है, कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब करवाते हैं तब वहां पे एनर्जी यूज होती है। ये ऑस्मोसिस हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे तो करेक्ट क्या है, 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनेल्स आर पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये मेरे भैया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम बाद में करेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक जो है अजीब सा, मैं बताऊंगा एंडो मेम्ब्रेन क्या होता है, या इसको होमवर्क कर लो यार, खुद से करके भी आओ, कुछ मैं ही सारा बताऊंगा क्या। एक्चुअली इसमें एक चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं इसको। फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब आते हैं भैया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। सारी चीजें मैं कह रहा हूं ना, हर एक चीज इस चैप्टर में जो है वो कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक करते हैं, फिर ये क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जब सेल को हम डिवाइड कर रहे थे तो हमने सेल को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किसके ऊपर डिवाइड किया, जब सेल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हो जाए तब हमारा दो चीजें निकल के आती हैं, विच इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है, अब क्योंकि ये
इमेच्योर है और यूकैरियोटिक इज मैच्योर। तो अगर इमेच्योर है और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमने डिवाइड किया है तो यहां पे न्यूक्लियस नहीं होगा, यहां पे न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होगा। यहां पे न्यूक्लियस नहीं तो क्या है, यहां न्यूक्लियोइड है, ठीक है, यहां न्यूक्लियस नहीं तो क्या है, न्यूक्लियोइड है, यहां न्यूक्लियस है पर ये मैच्योर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, स्मॉल होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिंगल सेट ही क्रोमोसोम का है। यहां पे बिगर है, यूकैरियोटिक क्या है, बिगर है, मतलब साइज इज लार्जर एंड मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा लिखो, मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसमें पाया जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसका एग्जांपल्स रहेगा बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें देख लेते हैं, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को लैक करता है। वो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम नहीं, देखो मल्टीपल नहीं है, क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। दो डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर। अब देखो यार, अगर मान लो तुम्हें तीसरा नहीं भी आ रहा है तो बहुत इजी हो गया है, बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन जिसमें सेकंड इज रॉन्ग, तो जहां सेकंड रॉन्ग है तो तीसरा ये 1 and 3 इज एन ऑप्शन, तो डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर इज करेक्ट। अबाउट राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम के बारे में हमने शायद किया नहीं है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार राइबोसोम के बारे में, देन वी विल कवर इट हियर, क्योंकि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स रह जा रहे हैं उसमें, सब थोड़ा करा पाना मुश्किल हो जाता है एक साथ ही। राइबोसोम जो होता है सेल में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करता है या प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है, बनाता है। कौन है, राइबोसोम। अभी जो राइबोसोम है इसके दो टाइप हैं, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और एक यूकैरियोटिक। और अच्छा हुआ मेरे भाई की राइबोसोम अब आ रहा है, नहीं तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ा ही नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है अगर हमने डिवाइड किया इसको, और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम है ना। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके पास क्या है, 70s यूनिट है और इसके पास है 80s। ये सब ये श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट इसको कहते हैं, बेसिकली इट इज डिवाइडेड, और ये 70s यूनिट का है और 80s यूनिट का यूकैरियोटिक है। 70s है, इसका मतलब है कि 50 और 30 सब यूनिट में बटे हुए हैं, और 80s है 60 और 40। अरे भाई देखो, जिसको समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिवाइड है और सब यूनिट्स में ऐसे डिवाइड है, और ये फर्दर मोर डिवीजन, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बस इतना याद रखना है कि राइबोसोम इज जस्ट फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो देख लेते हैं, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम्स, तो करेक्ट है भाई। ये लो, मिटोसिस एंड मियोसिस, ये हम करेंगे सेल डिवीजन में, विच इज गोइंग टू कम इन अपना टिश्यू वाले में, तो वहां पे इसको कवर कर लेंगे। खैर इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, मिटोसिस है जिसमें 2 डॉटर सेल्स होती हैं, मतलब डिवीजन है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम कह लो, है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वी विल कवर इट इन अ टिश्यूज। डिवीजन होता है, इसमें 2 डॉटर सेल्स आते हैं और इसमें मियोसिस में 4 आते हैं, 4 डॉटर सेल्स आते हैं, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी है, तो वी विल कवर इट। अबाउट वैक्यूल्स, जैसे मैंने कहा था, प्लांट सेल्स हैव लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल्स, बिल्कुल। वैक्यूल्स क्या होता है, जो कि मोस्टली 90% एरिया कवर कर लेता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल्स यूजुअली हैव लार्ज वैक्यूल्स, नहीं भाई, एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे होते हैं भैया। वैक्यूल स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, तो बिल्कुल सही है, 1 and 3 इज करेक्ट, 2 नहीं है तो काटो पूरा। कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, ये ना जानो तो बेहतर है भाई। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीनों होता है, बताऊंगा साइटोस्केलेटन होता क्या है, लेकिन बाद में। दिस इज हाई लेवल, थोड़ा सा ऊंचा लेवल है, हो सकता है ये एग्जाम में आए भी ना साइटोस्केलेटन, और वैसे आता भी नहीं है, तो लीव इट, विच इज इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू।
और बस इसको नोट कर लेना है कि ये तीन चीजें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और भाई कुछ खुद से भी कर लिया करो यार, जो नहीं कराया जा रहा है उसको खुद से एक बार देखो, सब हम करा दें। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या रहता है मेरे भाई? गोल्जी अपैरेटस मैंने बताया था, मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन, बिल्कुल सही है। मेड ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्न, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस की साइट कौन सी हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल, वो एटीपी बनाता है, लेकिन गोल्जी अपैरेटस एटीपी नहीं बनाता है, वो मॉडिफाइंग पैकेजिंग में हेल्प करता है और लाइसोसोम को बनाता है। तो अब गोल्जी में एक चीज रह गया था, एक चीज क्या रह गया था? इसकी स्ट्रक्चर। ये है गोल्जी अपैरेटस हमारा, गोल्जी अपैरेटस। इसकी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 लेयर होती हैं, देयर आर 2 लेयर्स। तो जो पहली वाली है वो क्या है? पोरस। फर्स्ट वन इज पोरस एंड द सेकंड वन इज फोल्डेड। फर्स्ट वन इज पोरस एंड सेकंड वन इज फोल्डेड। ठीक, ये रहा गोल्जी अपैरेटस। 1 and 2 is here and बाकी we will see। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था कि, अरे भाई साहब मुझे लगता है कि मैंने वहां पे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। क्लोरोफिल, यहाँ पे एक बार वापस आते हैं यार, वी हैड डिड समथिंग रॉन्ग। क्लोरोफिल यहाँ पे कर दिया भाई मैंने, यहीं मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये ले भाई, हाँ अब वापस वी आर गोइंग टू कवर इट लाइक दिस। दिस इज व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे है। तो अगर क्लोरोफिल यहाँ पे है तो गलत हो गया यहाँ पर भी। हाँ, क्लोरोफिल इज फॉर फोटोसिंथेसिस, वापिस से अमेंड कर लेना, चेंज कर लेना। एंड क्रोमोप्लास्ट इज टू प्रोवाइड कलर इन ऑल। ठीक है, अब ठीक, डाउट आ जाते हैं कहीं, कई बार देख लो क्वेश्चन से कैसे सॉल्व होता है। हैव डबल मेम्ब्रेन, कहाँ की डबल मेम्ब्रेन होती है भाई? कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, कोई डबल मेम्ब्रेन ना है। कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल में नहीं होती भाई, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, मतलब इसमें क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। तो 1 and 2 ओनली, 3 इज नॉट। भाई एनिमल सेल में कहां से कलर प्रोवाइड करेगा? कौन सा हम उसमें फ्रूट बनाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लाइसोसोम इज, अच्छा लाइसोसोम भी रह गया क्या यार? काफी चीजें छूट जाती हैं। अच्छा, इसीलिए तो क्वेश्चंस हैं। लाइसोसोम्स क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। क्या तो कहते हैं यार इसको, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या? सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, हेल्प डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स, बिल्कुल सही है। कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऐसा है भैया कि ठीक है चलो दोनों में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। यप, गोल्जी अपैरेटस इज साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, नहीं जी, 1 and 2 ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी थोड़ी है, तो स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक बाद यूकैरियोटिक, हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सही बात है। हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, सही बात है। डिवाइड एज रैपिडली एज प्रोकैरियोटिक, नहीं जी, नहीं जी, बिकॉज इट टेक्स टाइम। प्रोकैरियोटिक पास कुछ भी नहीं है, जल्दी कर लेता है वो 1 and 2। फ्लैजिलम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जानते हैं, ये रहा बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, पेप्टिडोग्लाइकन का। बैक्टीरिया में ये छोटा सा पार्ट है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम ये क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है, जो कि प्रोटीन से बना रहता है। मोटिलिटी में मदद करता है। सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है फ्लैजिलम, मूवमेंट के लिए। सेल गेन्स वाटर एंड स्वेल्स। ओके, अब देखो सोल्यूशन आते हैं 3 टाइप के। देखो ऐसे ही हम फास्टली कवर करेंगे पूरा चैप्टर, फास्ट तरीके से। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। एक बार बताऊंगा, इजीली दिमाग में घुस जाएगा अगर ध्यान से सुन रहे हो तो, नहीं तो भैया नहीं हो पाएगा। हाइपोटोनिक, जब मूवमेंट
लिक्विड की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो, इसमें भी मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होती। अब ऐसा क्या है जो इन दोनों में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ये अलग कैसे हैं? तो हाई कंसंट्रेशन की, मैंने मान लो मैंने क्या लिया, किशमिश लिया, किशमिश था सूखा, मैंने उसको पानी में डाल दिया। हाई कंसंट्रेशन किसका है? पानी का है। किशमिश का हाई कंसंट्रेशन नहीं है, इसका लो कंसंट्रेशन है। तो जब मूवमेंट हुई तो क्या हो गया, ये मानो ये सेल ही था जो स्वेल हो गया। सेल क्या हो गया? स्वेल हो गया। सेल क्या हो गया? स्वेल हो गया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हुई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सेल हो गया स्वेल। उसी को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में ये सेल पहले से ही स्वेल्ड था, हमने इसको रख दिया ऐसे पानी में जिसमें पहले से सॉल्ट था, यानी पानी कम है उसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन इस बार हमारा सॉल्यूशन का कम है और इस बार ये रेसिन से या फिर किशमिश का ज्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी और सेल को आ जाएगा शिशु, शिशु क्या कहते हैं यार उसे, सेल श्रिंक कर जाएगा। हाँ, सेल क्या जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो सेल यहाँ पे श्रिंक कर रहा है। और आइसोटोनिक में दोनों तरफ बराबर है, पानी भी है और सेल स्वेल भी है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक, तो क्या सेल लूजेस वाटर एंड श्रिंक। हाइपोटोनिक में लूज नहीं करता है, गेन करता है। सेल साइज रिमेन सेम, ऐसा नहीं है, वन ओनली। अबाउट क्रोमोजोम, अब देखो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम ऐसा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे मैंने बताया है उसमें, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल बिल्कुल फंक्शनल सेगमेंट्स ही हैं जीन्स डीएनए का। क्रोमोसोम्स आर विजिबल एंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाँ जी, तीनों इज करेक्ट। तो ये रहा आपका टॉपिक एंड आई थिंक मैंने सेल चैप्टर को पूरा कवर किया है एक तरफ से, कुछ भी हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। एक बार और वापस देख लेते हैं एज अ रिवीजन पर्पस, है ना, रिवीजन के लिए भैया। सबसे पहले तो हमने जाना कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया। सेल्स को डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। देन वर्च्यू आए जो कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही, है ना, सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ लोग आए जिन्होंने सेल के बारे में बताया। फिर हमने जाना सेल ऑर्गेनील्स के बारे में, बहुत सारी चीजें जानी। इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं कि विच आर योर सेल ऑर्गेनील्स। थोड़ा मुश्किल है, पहले तो सेल में, अरे कलर भी बहुत तगड़ा ले लिया भाई मैंने। चलो खैर, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन आइडेंटिफाई इट जब अगर पढ़ोगे, अगर नोट्स बनाओगे तो सेल ऑर्गेनील्स आई। फिर बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस देखा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखा है। तो बाकी है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, एंड देन लास्ट में ऑस्मोसिस एंड सॉल्यूशन देखे, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते एंड तो दिस वाज योर चैप्टर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चैप्टर अगर मजा आया हो, रिवाइज हुआ हो तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भाई, कहीं भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।